वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। आज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ISD के ऊपर बात करेंगे। यह है क्लास 17। चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस सीरीज में आपको GST के ऑलमोस्ट हर टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इस एडवांस GST सर्टिफिकेट कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ 499 रुपए की वन टाइम फी पे करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं, एक तो जो ये यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो सबके लिए अवेलेबल है, इन डेप्थ वीडियोस होंगी। दो एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेंगे। जिस डेट को आप रजिस्टर करेंगे उससे आने वाले 6 महीने तक हर संडे के दिन आपको लाइव वीकेंड क्लास में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इस क्लास में जब आप जुड़ेंगे तो आप अपनी GST से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और केस लॉज हम डिस्कस करते हैं। आपको एक डॉक्यूमेंट भी मिलेगा जिसके अंदर GST से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स हैं और केस लॉज हैं वो होंगे, और यही चीज़ हम लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आपकी GST नॉलेज एकदम अपडेटेड रहेगी अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं। और 6 महीने के बाद क्या होगा? एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसे आप अपने घर से दे सकते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड एग्जाम होगा। इस एग्जाम को पास करने पर आपको मिलेगा एडवांस GST सर्टिफिकेट कोर्स, और इसकी सिर्फ वन टाइम फी है 499 रुपए। अगर आप 499 अफोर्ड करते हैं और GST सीखना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं, तो रजिस्टर करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। पेमेंट कैसे करनी है, इस कोर्स से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं आपको इस फॉर्म के अंदर मिल जाएंगी। तो अब शुरू करते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू ISD का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन वाले पार्ट में जाएंगे और एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उसको कवर करेंगे। तो ISD होता क्या है? बेसिकली सिचुएशन एक ऐसी है कि एक पर्सन है, सेम पैन नंबर पे उसका एक रजिस्ट्रेशन है, लेट से दिल्ली में, या दिल्ली में एक ऑफिस है, इसे हेड ऑफिस भी कह सकते हैं, या ये कोई भी नॉर्मल ऑफिस हो सकता है। अब लेट से ये दिल्ली का ऑफिस है। अब इनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट में। तो एक ब्रांच है इनकी मुंबई में, एक ब्रांच है इनकी चेन्नई में, और एक ब्रांच है इनकी पंजाब में। तो तीनों ब्रांच अलग अलग स्टेट में है, ये अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन इनका है। तो इन्हें हम डिस्टिंक्ट एंटिटी कहेंगे या डिस्टिंक्ट पर्सन हम कहेंगे, जो कि हम ऑलरेडी अपनी पुरानी क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो सेम पैन नंबर पे रजिस्टर्ड है। होता ये है कि भाई ये मुंबई वाला ब्रांच है, चेन्नई वाली ब्रांच है, पंजाब ब्रांच है, तीनों को कुछ कॉमन सर्विसेज की जरूरत है। कुछ कॉमन सर्विस है। मान लेते हैं कि भाई इनको क्या है कि एक मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, मार्केटिंग कंसल्टेंसी चाहिए कि भाई अब ये कंपनी है, ये सोचती है कि भाई इनकी तीनों जो ब्रांच है यहाँ से सेल होती है, हेड ऑफिस सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अब इनको मार्केटिंग कंसल्टेंसी चाहिए, तो तीनों ब्रांचेस को कंसल्टेंसी की सर्विसेज चाहिए। तो अब दो तरीके हैं, या तो तीनों ब्रांचेस हैं अलग अलग मार्केटिंग के कंसल्टेंट हायर करें, अलग अलग बिलिंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से वो होगा कि भाई मुंबई वाले पर्सन ने अलग मार्केटिंग कंसल्टेंट को हायर किया, चेन्नई वाले ने अलग हायर किया, पंजाब ने अलग किया, सबकी बिलिंग अलग हुई। लेकिन ये अलग अलग क्यों करना चाहेंगे? तो इन्होंने क्या बोला कि मार्केटिंग कंसल्टेंसी को हायर करते हैं जो कि लेट से दिल्ली में बेस्ड है, या मैं कहूँ हरियाणा में बेस्ड है, गुड़गांव में बेस्ड है, जो भी सिटी है। तो अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो भी बिलिंग है वो आप हेड ऑफिस के नाम पे कर दो और सर्विसेज इन यूनिट्स को प्रोवाइड कर दो। अब ऐसे में क्योंकि अलग अलग रजिस्टर्ड है, लेकिन सर्विस परचेज कौन कर रहा है? दिल्ली वाला ऑफिस सर्विस परचेज कर रहा है, लेकिन उस मार्केटिंग वाली सर्विस का एक्चुअल बेनिफिट किसे मिल रहा है? वो तो इन अलग अलग ब्रांचेस को मिल रहा है। तो ये जो इनपुट टैक्स जो ये दिल्ली वाले ऑफिस ने लिया है, अब ये तो कोई आगे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट सर्विस परचेज कर रहा है। तो ये जितना भी इनपुट टैक्स इस पे करा जाएगा हेड ऑफिस की तरफ से, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग ब्रांचेस को। अगर इन्होंने अलग अलग सेपरेट बिलिंग करी होती तो मुंबई वाले को अलग IT से मिलता, चेन्नई वाले को अलग IT से मिलता,
पंजाब वाले को आईटीसी अलग मिलता। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक दिल्ली वाले हेड ऑफिस के नाम पे परचेज कर लिया, यानी कि सर्विस रिसीव कर ली। तो ऐसे में उसका जो भी आईटीसी होगा ये तीनों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे हम कहते हैं, जो दिल्ली वाला हेड ऑफिस है, क्योंकि ये आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए हम इसे आईएसडी कहते हैं। आई होप आपको जो मीनिंग है वो समझ में आया होगा। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो वो कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा, किस डेट तक करना होगा, वो तो हम आगे अब सेक्शन 20 और उससे रिलेटेड आईटीसी रूल्स में कवर करेंगे। तो डेफिनेशन अब हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 61 सीजीएसटी एक्ट में आईएसडी को डिफाइन किया गया है। तो डेफिनेशन में क्या बोला गया, मींस एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच रिसीव्स टैक्स इनवॉइसेस, क्योंकि ये मार्केटिंग की कंसल्टेंसी उन्होंने रिसीव करी थी, तो दिल्ली वाले ऑफिस ने टैक्स इनवॉइस रिसीव किया, इशूड अंडर सेक्शन 31 टूवर्ड्स रिसीट ऑफ इनपुट सर्विसेज। क्या मतलब है, यानी कि जो आईएसडी होगा वो सिर्फ इनपुट सर्विस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। गुड्स के ऊपर जो आईटीसी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। एंड इश्यूज अ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसे कहेंगे आईएसडी इनवॉइस। कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होगा, आईएसडी इनवॉइस। तो ये आईएसडी इनवॉइस इशू किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट। कौन कौन सा क्रेडिट इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसे हम यूटीजीएसटी कहेंगे। यहां पर सेस की बात नहीं करी गई है, तो सेस यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पेड ऑन द सैड सर्विसेज टू अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, टैक्स पेड ऑन दी सैड सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज थी, मार्केटिंग की सर्विसेज थी, सर्विसेज कोई भी हो सकती है। टू अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैविंग द सेम पैन नंबर, यानी कि जिनको वो इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो जो इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस पार्टी को, वो सेम पैन नंबर पर रजिस्टर होनी चाहिए, या मैं कहूँ वो डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए एज दैट ऑफ द सैड ऑफिस। तो यहाँ पर क्या क्या मेन कंटेंट हमें समझ में आया कि भाई जो भी आईएसडी है वो सिर्फ इनपुट सर्विस पे जो आईटीसी होगा उसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अगर उसने कोई गुड्स रिसीव किए हैं दिल्ली वाले ऑफिस ने, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स पे किया है, मान लेते हैं दिल्ली वाले ऑफिस ने कंप्यूटर्स परचेज किए हैं, कैपिटल गुड्स है, उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा, उसका आईटीसी वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इनपुट सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिस पर्सन को ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सेम पैन नंबर पर रजिस्टर होना चाहिए, सेम पैन नंबर पर रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा, आईएसडी से रिलेटेड 2-3 चीजें और जो डाउट्स निकल के आते हैं। आईएसडी को जीएसटी के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अगर कोई पर्सन, कोई एक ऑफिस है और वो एक सर्विस ले रहा है किसी से, लेकिन वो जो सर्विस है वो उसकी अलग अलग ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो इट इज मैंडेटरी, वहां पर ऑप्शनल नहीं है, इट इज मैंडेटरी कि आईएसडी को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, और उसमें सिर्फ इनपुट सर्विस का ही आईटीसी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब क्या एक ही पैन नंबर पर 2 आईएसडी हो सकते हैं? मान लेते हैं कि एक दिल्ली वाला, ये तो आईएसडी है, ये हमें समझ में आ गया, ये हेड ऑफिस है। अब मुंबई में भी ब्रांच है, अब एक ब्रांच हमारी चेन्नई में थी, एक ब्रांच हमारी पंजाब में थी। अब मान लेते हैं जो मुंबई वाली ब्रांच है, अब तीनों जो ब्रांचेज हैं उनको, यानी कि जो दिल्ली वाला ऑफिस है, चेन्नई वाला है, पंजाब वाला है, तीनों को अकाउंटिंग की सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। अब या तो पंजाब वाला अलग से अकाउंटिंग की सर्विस ले, चेन्नई वाले अलग ले, दिल्ली वाला अलग ले। अब मुंबई वाले ने क्या किया, मुंबई में ही एक कोई
अकाउंटिंग फर्म है उसको इन्होंने कांटेक्ट किया और ये सर्विस लेते हैं तीनों के बिहाफ पे। तो अब जो ये सप्लायर है, जो ये अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइडर, तो ये अकाउंटिंग की सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है ये पंजाब को भी सर्विस दे रहा है, हो सकता है दिल्ली को भी दे रहा हो, तो और मुंबई को तो दे ही रहा है। तो ऐसे में होगा क्या कि भाई ये इसके ऊपर जो भी इनपुट सर्विस आ रहा है, अब क्योंकि ये इसका बेनिफिट बाकी ब्रांचेस को भी मिल रहा है तो इसका इनपुट टैक्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और मुंबई वाले पर्सन को भी एज अ आईएसडी रजिस्टर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा आईएसडी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आईएसडी भी हो सकते हैं। आईएसडी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आईएसडी सिर्फ वही इनपुट टैक्स ट्रांसफर कर सकता है जो कि इनपुट सर्विस के ऊपर हो, गुड्स का आईटीसी ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब एक चीज और निकल के आती है, क्या कोई पर्सन नॉर्मल टैक्स पेयर और आईएसडी दोनों हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी केस हो सकता है कि ये दिल्ली वाला ऑफिस है, ये अपनी बिलिंग भी करता हो, कुछ अपने दिल्ली के जो क्लाइंट्स हैं उनको ये बिलिंग करता हो और बाकी सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है मुंबई, चेन्नई और पंजाब में। तो इनके बिहाफ पे उसने एक कोई सर्विस जिसे हम कहेंगे इनपुट सर्विस वो ली, उसके ऊपर जो आईटीसी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एज अ आईएसडी उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जो अपनी वो सर्विस प्रोवाइड करता है या अपनी अगर कोई गुड्स प्रोवाइड करता है तो वहां पर जो उसकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी उसके लिए उसे एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर करना पड़ेगा। अब अगली क्वेरी ये निकल के आती है कि मान लेते हैं जो ये सर्विस ली जा रही है वो नॉर्मल सर्विस नहीं है, वो आरसीएम के अंदर आती है। इन्होंने सर्विस रिसीव करी और ये आरसीएम वाली सर्विस है, तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, आरसीएम के ऊपर जो भी टैक्स पे किया जाएगा तो ये जो आईएसडी है ये आरसीएम के ऊपर टैक्स पे नहीं कर सकता, तो इसे नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ये आरसीएम के ऊपर टैक्स पे कर सकता है। तो आरसीएम के प्रोविजंस आईएसडी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। आईएसडी को अगर आरसीएम वाली इनपुट सर्विस है तो उसके लिए नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्टर करना पड़ेगा, या फिर वो एक डिक्लेरेशन दे सकता है और जो सप्लायर अगर रजिस्टर है जीएसटी के अंदर तो वो सप्लायर उस डिक्लेरेशन के बेसिस पे नॉर्मल चार्ज के अंदर जीएसटी कलेक्ट कर सकता है और फिर जो उसका आईटीसी होगा वो आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए हमें सेक्शन 20 है उसे देखना है और आईटीसी का एक रूल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल नंबर 39 है जो हमें स्टडी करना है। इन दोनों सेक्शन 20 और 39 के हिसाब से आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सेक्शन 20 जब हम रीड करते हैं तो सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? आईएसडी शैल डिस्ट्रीब्यूट, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स। तो सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स को या तो सेंट्रल टैक्स के तौर पे देगा या आईजीएसटी के तौर पे देगा, एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एज इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स। अब इसमें एक झोल है, झोल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, नॉर्मल वैसे तो हम जो ये डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स हैं ये हम 39 में देखेंगे, तो पहले वही देख लेते हैं जिससे यहाँ का जो झोल है वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो झोल ये है कि जब हम रूल देखते हैं, रूल 39 का फॉन्ट का, ओके, तो रूल जब हम 39 देखते हैं उसका जो क्लॉज ई है वहां पर क्या लिखा हुआ है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा जिसे वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। और सेक्शन 20 में क्या लिखा गया है? सेक्शन 20 में लिखा है क्या? इंटीग्रेटेड टैक्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इंटीग्रेटेड और सेंट्रल टैक्स, यानी कि आईजीएसटी को या तो आईजीएसटी है सेंट्रल टैक्स के तौर पे, लेकिन रूल में क्या लिखा है वहां पर सीजीएसटी की बात नहीं करेगी, आईजीएसटी है, इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा? सिर्फ आईजीएसटी के तौर पे। एग्जांपल के थ्रू और समझाऊं तो और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। दिल्ली वाला हमारा जो ये आईएसडी है,
मुंबई में हमारी ब्रांच है, हमारी ब्रांच चेन्नई में है और पंजाब में है, राइट। और जो हम इन्होंने एक इनपुट सर्विस ली है, इनपुट सर्विस ली है, कहाँ से ली है? एक मार्केटिंग एजेंसी है जो कि गुड़गांव बेस्ड है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा हरियाणा में होगा। तो ये जब इनपुट टैक्स क्लेम मिलेगा इनको, जो इनपुट टैक्स पे करेंगे उसके ऊपर आईजीएसटी पे करेंगे। अब सेक्शन 20 ये बोलता है भाई आईजीएसटी को या तो आईजीएसटी या सीजीएसटी के तौर पर ट्रांसफर करो, लेकिन रूल 39 क्या बोलता है कि भाई आईजीएसटी है उसको आईजीएसटी के तौर पर ही ट्रांसफर करना है। तो लॉ मेकर्स ने यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि इन दोनों को हम एक साथ फॉलो नहीं कर सकते, दोनों में से हमें एक ही फॉलो करना है। अब रूल्स जो है वो बाद में आते हैं, रूल्स प्रोसीजर बताते हैं, और सेक्शन 20 में क्लैरिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं है। तो हम यहां पर जो रूल फॉलो करेंगे वो रूल 39E फॉलो करेंगे। अगर आईजीएसटी ट्रांसफर होना है तो आईजीएसटी को एज अ आईजीएसटी ट्रांसफर किया जाएगा। अगर कोई पर्सन, मान लेते हैं ये दिल्ली में है और अगर ये मुंबई में है, इसको हम आईजीएसटी ट्रांसफर कर देंगे, चेन्नई को आईजीएसटी, पंजाब को आईजीएसटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लेते हैं एक ब्रांच है जो अलग से सेपरेट रजिस्टर्ड है दिल्ली में ही, यानी कि दिल्ली में ही दो ब्रांचेस हैं, एक आईएसडी के तौर पर रजिस्टर्ड है, एक ब्रांच अलग से रजिस्टर है। अब ऐसे में इस ब्रांच को भी अगर वो इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होना है, हालांकि ये दोनों सेम ही स्टेट में है, फिर भी यहां पर उसे आईजीएसटी के तौर पे ही ट्रांसफर किया जाएगा एज पर रूल 39E। आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के तौर पे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां पर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको समझा सकूं। और जो हमारा रूल 39 का क्लॉज F है वो बात करता है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिपिएंट, अगर सेम ही स्टेट में लोकेटेड है, जैसे मैंने बताया दिल्ली में ही आईएसडी है और दिल्ली में ही ब्रांच भी लोकेटेड है, तो ऐसे में जो सेंट्रल टैक्स होगा हम उसे सेंट्रल टैक्स के तौर पर ट्रांसफर करेंगे, जो स्टेट टैक्स होगा उसे स्टेट टैक्स के तौर पर। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है भाई आईजीएसटी है तो उसे आईजीएसटी के तौर पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब अगर आप सीजीएसटी ट्रांसफर कर रहे हो तो आप सीजीएसटी ही ट्रांसफर करोगे अगर सेम स्टेट में वो ब्रांच रजिस्टर्ड है। बट ज्यादातर केस में हो सकता है कि वो अलग ब्रांच, जो ब्रांच है वो अलग स्टेट में रजिस्टर्ड हो, तो वहां पर आपको सीजीएसटी को आईजीएसटी के तौर पर ट्रांसफर करना होगा। सिमिलरली एसजीएसटी है, अगर सेम स्टेट में रजिस्टर्ड है ब्रांच भी जिस स्टेट में आईएसडी है, तो वहां पर एसजीएसटी को एसजीएसटी के तौर पर ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर वो ब्रांच दूसरे स्टेट में रजिस्टर है तो एसजीएसटी को भी आप आईजीएसटी के तौर पे ही ट्रांसफर करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। अब वापस से आते हैं सेक्शन 20 के ऊपर। तो सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 फिर से रीड आउट कर लेते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट शैल डिस्ट्रीब्यूट सीजीएसटी को सीजीएसटी के तौर पर ट्रांसफर करेगा अगर ब्रांच और आईएसडी सेम स्टेट में रजिस्टर्ड है। सीजीएसटी को आईजीएसटी के तौर पर ट्रांसफर करेगा अगर ब्रांच और आईएसडी अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है। आईजीएसटी को आईजीएसटी के तौर पर ट्रांसफर करेगा, डज नॉट मैटर ब्रांच उसी स्टेट में रजिस्टर्ड है अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है, एज पर रूल 39 क्लॉज E बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द अमाउंट। कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसे हम कहेंगे आईएसडी इनवॉइस। अब जब इनवॉइसिंग वाले टॉपिक पे आएंगे तो कवर करेंगे आईएसडी इनवॉइस किस तरीके से बनता है, क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करती है। बट वो आईएसडी इनवॉइस बनाएगा और उसे एक रिटर्न फाइल करनी होती है, वो भी हम अभी रूल में देख लेंगे। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 2। द आईएसडी में डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिसिपिएंट्स ऑफ क्रेडिट। कौन होंगे रिसिपिएंट्स ऑफ क्रेडिट? जो सेम पेन नंबर पर रजिस्टर्ड है, यानी कि उसी की ब्रांचेस, किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जिसका पेन नंबर अलग है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। द क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिसिपिएंट्स ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सच डिटेल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, जितना हम क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
shall not exceed the amount of credit available for distribution। भाई हमने क्या है कि जितनी मार्केटिंग कंसल्टेंसी का उसमें इनपुट टैक्स था तो हम उतना ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर ज्यादा कर दिया तो फिर हमें वापस से उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और क्लॉज सी क्या कहता है, द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू अ रिसिपिएंट। इनपुट सर्विसेज पे ही मिलेगा, गुड्स पे नहीं मिलेगा। एट्रीब्यूटेबल टू अ रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट रिसिपिएंट। ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमारे केस में हमने क्या कंडीशन ली थी कि भाई दिल्ली में आईएसडी है, मुंबई में ब्रांच है, चेन्नई में ब्रांच है और पंजाब में ब्रांच है। अब ये मुंबई वाली जो ब्रांच है और पंजाब वाली ब्रांच है, सिर्फ इन्होंने ही मार्केटिंग की सर्विस ली है। ये जो उन्होंने दिल्ली वाले आईएसडी ने जो इनके बिहाफ पे जो मार्केटिंग की सर्विस ली थी उसके ऊपर इनपुट टैक्स पे किया था, उसका बेनिफिट सिर्फ मुंबई और पंजाब वाली ब्रांच को मिलेगा। तो इनका जो आईटीसी होगा वो भी सिर्फ इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बिकॉज दैट इनपुट सर्विस इज एट्रीब्यूटेबल ओनली टू मुंबई एंड पंजाब। उसका चेन्नई से कोई लेना देना नहीं है। हम मान लेते हैं चेन्नई वाली जो ब्रांच है, अब इन्होंने भी कोई सर्विस ली है और उसका जो इनवॉइस है वो दिल्ली वाली ब्रांच ने अपने बिहाफ पे बनाया, यानी कि जो बिलिंग हुई है वो दिल्ली वाले क्लाइंट के नेम पे हुई है, जिसे हम आईएसडी कहेंगे। तो यहाँ पर जो हम इनपुट टैक्स पे करेंगे, अब क्योंकि ये जो इनपुट सर्विस है ये सिर्फ चेन्नई वाली ब्रांच ने इसका बेनिफिट लिया है, तो जितना भी उसका इनपुट टैक्स होगा वो पूरा का पूरा चेन्नई वाली ब्रांच को मिलेगा, बाकी ब्रांचेस को नहीं मिलेगा। अगर कोई कॉमन सर्विस है जिसका बेनिफिट तीनों को मिल रहा है तो फिर हम तीनों को ट्रांसफर करेंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा। द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू मोर देन वन रिसिपिएंट। अगर एक से ज्यादा रिसिपिएंट है, अगर एक ही रिसिपिएंट है जैसे चेन्नई वाला था तो पूरा का पूरा उसको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज्यादा रिसिपिएंट, इफ देयर इज मोर देन वन रिसिपिएंट ऑफ क्रेडिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सच रिसिपिएंट्स टू whom द इनपुट सर्विस इज एट्रीब्यूटेबल। तो जिसको, क्योंकि अब इसमें एक से ज्यादा है, तो जब हमने ये वाला केस लिया था कि जिसमें मार्केटिंग की सर्विस मुंबई और पंजाब ने ली थी, तो मुंबई और पंजाब को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लेते हैं कि भाई जो हमारा इनपुट टैक्स है जो आईएसडी ने पे किया है वो 1 लाख का हमने इनपुट टैक्स पे किया है, तो 1 लाख का इनपुट टैक्स है, मुंबई को कितना मिलेगा, पंजाब को कितना मिलेगा, ये कैसे पता लगेगा। तो इसमें कहा गया सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी कि प्रोपोर्शन में होगा। किस प्रोपोर्शन में होगा वो भी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर के बेसिस पे इन अ स्टेट और टर्नओवर इन अ यूनियन टेरिटरी ऑफ सच रिसिपिएंट, कि मुंबई का कितना टर्नओवर है, पंजाब का कितना टर्नओवर है ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। अभी रेलिवेंट पीरियड क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कवर करेंगे। और टू द एग्रीगेट ऑफ द टर्नओवर ऑफ ऑल सच रिसिपिएंट्स टू हुम the input service is attributable and which are operational in the current year। इसका क्या मतलब हुआ, इसका अभी रूल में भी हम फॉर्मूला देखेंगे, बट इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो मुंबई है और पंजाब है सिर्फ इन्होंने ही वो सर्विस ली है, तो मुंबई का आप इंडिविजुअल टर्नओवर आप कैलकुलेट कर लो, पंजाब वाला है इसका भी आप इंडिविजुअल टर्नओवर कैलकुलेट कर लो, और एक एग्रीगेट टर्नओवर आप कैलकुलेट कर लो। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर जो हम डेफिनेशन में कवर करते हैं, जो आज से पहले वाली वीडियोस में कवर किया है, उसमें क्या बोलते हैं कि हम जितनी भी ब्रांचेस हैं जो सेम पैन नंबर पर रजिस्टर्ड हैं उन सब का हम टर्नओवर टोटल करते हैं। लेकिन यहां पर क्या कहा गया, जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो आप सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस का लेंगे, यानी इनकी उन्हीं रिसिपिएंट्स का लेंगे जिनको वो इनपुट सर्विस का क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। केस में ऑल्दो हमारी 3 ब्रांचेस हैं, लेकिन इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ मुंबई और पंजाब को होगा। इन दोनों का ही आप टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे।
टर्नओवर जब आप कैलकुलेट करेंगे किस पीरियड का कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन में रेलिवेंट पीरियड को डिफाइन किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि जब हम रेलिवेंट पीरियड की बात करते हैं, कौन सा पीरियड होगा, अगर इन दोनों का टर्नओवर हमारे पास पिछले फाइनेंशियल ईयर का अवेलेबल है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में मुंबई का कितना टर्नओवर था और इन दोनों ब्रांचेस का मिला के एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, आप उस बेसिस पर डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं मुंबई का टर्नओवर 10 लाख था, पंजाब का टर्नओवर मान लेते हैं 15 लाख था। हम मुंबई वाली ब्रांच का टर्नओवर ले लेंगे जो कि 10 लाख है और टोटल टर्नओवर ले लेंगे, तो एग्रीगेट टर्नओवर दोनों का मिला के कितना है, जिनको ये इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल हुई, अगर चेन्नई को भी हो तो चेन्नई का टर्नओवर भी हम ले लेते हैं, तो 10 लाख और 15 लाख कितना हो गया, 25 लाख हो गया, राइट। अब ये आप मल्टीप्लाई इनको सॉल्व कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे वो टोटल आईटीसी जो इनको अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो टोटल आईटीसी जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसे सॉल्व करने पे जो अमाउंट आएगी उतना अमाउंट मुंबई वाली ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बाकी का जो अमाउंट बचेगा 15/25 इनटू में जो भी टोटल आईटीसी है वो मुंबई वाली पंजाब वाली ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा है, समझ में आ गया, बट टर्नओवर के अंदर क्या इंक्लूड हम करेंगे, और उससे भी पहले अगर मान लेते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये दोनों बिजनेस में से सिर्फ मुंबई वाली ब्रांच है जो ऑपरेट करती थी, पंजाब वाली ब्रांच ऑपरेट नहीं करती थी, तो हम क्या करेंगे, तो ये कहा गया फिर आप पुराने फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर छोड़ दो, जो भी लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर होगा, जो भी लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर होगा, आप उस टर्नओवर को बेस मान लो और उसके बेसिस पे फिर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा, क्वार्टर की डेफिनेशन क्या है, वो डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 के क्लॉज 92 में, जिसमें कहा गया इट शैल मीन अ पीरियड कंप्राइजिंग ऑफ 3 कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स, लेकिन ये मंथ वही होंगे जो क्वार्टर मार्च में एंड होता है, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, यानी कि हम मई जून जुलाई 3 महीने हैं, लेकिन हम इसको क्वार्टर नहीं मान सकते, क्वार्टर वही होगा या तो मार्च में एंड हो या जून में, सितंबर में या दिसंबर, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, तो जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, इस तरीके से हमें क्वार्टर के बेसिस पर टर्नओवर देखना होगा। ओके, तो ये भी हमें क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि टर्नओवर के अंदर आप क्या इंक्लूड, एग्रीगेट टर्नओवर तो आपको पता है, जिसके अंदर आप टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों टर्नओवर आप इंक्लूड करते हैं, उसी तरीके से टर्नओवर में भी आप टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों ही पार्ट इंक्लूड करोगे, बट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा टर्नओवर के अंदर, सेंट्रल एक्साइज अगर आपने पे किया है, हो सकता है कि एक जो ब्रांच है वो फूड एंड बेवरेजेस में हो, तो वो अल्कोहलिक लिकर भी परचेज करते हैं और उस पर सेंट्रल एक्साइज पे करते हैं, या पेट्रोलियम का केस हो सकता है, उसमें स्टेट एक्साइज हो गया या सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया या वैट हो गया, तो इसे आप इंक्लूड नहीं करेंगे जब भी हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। सो अब हम एक बार रूल देख लेते हैं और बाकी की जो चीजें हैं वो रूल के अंदर कवर हो जाएंगी, फिर हमारा ये आईएसडी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सो रूल 39 में प्रोसीजर दे रखा है, जिसमें ये कहा गया क्लॉज ए में कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, याद रखिए यहां पर शैल वर्ड का इस्तेमाल है, इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ, उसी मंथ में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर जुलाई में हमने कोई इनपुट सर्विस परचेज करी, जैसे हमारे केस में हमने मार्केटिंग की कंसल्टेंसी ली थी, तो उसका जो भी इनपुट टैक्स है जो पंजाब और मुंबई वाली ब्रांच को उसी मंथ ट्रांसफर किया जाएगा, तो इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। और कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो एक तो आईएसडी इनवॉइस बनाएंगे और फिर आईएसडी इनवॉइस के बेसिस पे हम एक रिटर्न फाइल करेंगे जिसे हम कहेंगे फॉर्म GSTR 6। ये रिटर्न कौन फाइल करेगा, ये सिर्फ
आईएसडी को फाइल करनी है। बाकी जो रेसिपिएंट है वो तो अपना जब जीएसटीआर 3 फाइल करेंगे उस पर क्लेम कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है कि वो कब क्लेम करें। वो क्लेम करेंगे एज पर रूल 16 सबसेक्शन 4 के अंदर जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से वो किसी भी मंथ में क्लेम कर सकते हैं उस टाइम लिमिट तक। लेकिन जो आईएसडी होगा इसे उसी मंथ में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज पर फॉर्म जीएसटीआर 6। अब ये जीएसटीआर 6 हर महीने फाइल होती है, तो जुलाई मंथ का जो भी आईएसडी इनवॉइस होंगे इसकी डिटेल जाएगी अगस्त में। इसकी डेडलाइन होती है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 13 तारीख तक हमें ये फाइल करना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज क्लॉज बी में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शेल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज डी, अभी देख लेंगे क्लॉज डी में कैसे हमें ट्रांसफर करना है, सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल और एलिजिबल आईटीसी। देखिए, एक ये चीज जो बहुत लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जब भी हम इनपुट टैक्स फाइल करते हैं रिटर्न में तो हमें वहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक एलिजिबल आईटीसी जितना आप क्लेम कर सकते हैं, और एक इनएलिजिबल या फिर जो एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल आईटीसी, जैसे ब्लॉक्ड क्रेडिट है, आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के ऊपर या फिर जो भी केटरिंग के ऊपर, रेस्टोरेंट की सर्विस है, वो सारी सेक्शन 17(5) में दे रखी है। तो जो भी आपने इनपुट सर्विस अलग अलग ब्रांचेस को एट्रीब्यूट हो रही है, अब हो सकता है कि वो ब्लॉक्ड क्रेडिट में हो या फिर एलिजिबल हो, तो कितना एलिजिबल है और कितना ब्लॉक्ड क्रेडिट है वो भी हमें बताना पड़ेगा। दोनों को अलग अलग तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब जीएसटीआर 6 में जब हम फाइलिंग करेंगे तो हम रिटर्न फाइलिंग के जब टॉपिक पे आएंगे उसको डिटेल में कवर कर लेंगे हर एक चीज को। तो वहां पर भी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने आईएसडी वाली वीडियो में डिस्कस किया था, एलिजिबल और इनएलिजिबल आईटीसी दोनों को अलग अलग तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आते हैं क्लॉज सी में, जिसमें यह कहा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी, उसको सेपरेटली आप ट्रांसफर करेंगे तो सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कैसे होगा, ऑल दो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अभी जब हमने रेलिवेंट टर्नओवर वाला पार्ट कवर किया था। Input tax credit that is required to be distributed in accordance with the clause D and clause E of subsection 2 of section 20 to one of the recipients are one, whether registered or not. Yes, अगर कोई ब्रांच अनरजिस्टर्ड है उसे तब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस ब्रांच के ऊपर है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन हमें अपनी जीएसटीआर 6 के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। दिल्ली में हेड ऑफिस है, इसे ही हम आईएसडी ट्रीट कर रहे हैं। अब पंजाब वाली जो ब्रांच है, एक चेन्नई वाली ब्रांच है और एक मुंबई वाली ब्रांच है। मुंबई जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, चेन्नई भी रजिस्टर्ड है, पंजाब अनरजिस्टर्ड है। अच्छा, लेकिन इनकी जो लायबिलिटी है वो अराइज नहीं होती है लेट से, क्योंकि इनका टोटल टर्नओवर वो कम है और ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं करती है पंजाब वाली यूनिट। पंजाब में इनकी एक फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, FE है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, पंजाब में बिजनेस कर रहे हैं बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन पंजाब, और इनकी लायबिलिटी भी अराइज नहीं होती है। अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कंडीशंस है कि आपको कब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा वो बाद में देखेंगे, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। स्टिल पंजाब वाले जो ब्रांच है उसने मार्केटिंग की कंसल्टेंसी ली है, तब भी यहाँ पर हम आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पंजाब को। डज नॉट मैटर वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है तो वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। किस फॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो T1 का मतलब टर्नओवर अलग अलग ब्रांच का, और कैपिटल T इसका मतलब है सिर्फ टोटल टर्नओवर, जिसे हम एग्रीगेट टर्नओवर कहेंगे, जिन भी रिसिपिएंट्स को वो ट्रांसफर हो रहा है। और इनटू में C का मतलब क्या है, जो भी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल आईटीसी वो हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरीके से होगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अब क्लॉज ए भी हम देख चुके हैं कि हम किस मैनर में इसको आगे
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आईजीएसटी को आईजीएसटी, सीजीएसटी को अगर सेम स्टेट में आईएसडी और ब्रांच रजिस्टर्ड हैं तो सीजीएसटी, अलग है तो आईजीएसटी। अब आते हैं क्लॉज जी में। क्लॉज जी में लिखा है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शेल इशू एन आईएसडी इनवॉइस, उसे इशू करना पड़ेगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब कैसे इनवॉइस होगा, क्या फॉर्मेट होगा, वो तो हम आने वाले क्लासेस में कवर कर लेंगे। आईएसडी शेल इशू एन आईएसडी क्रेडिट नोट भी उसे बनाना पड़ेगा अगर उसका जो क्रेडिट है वो रिड्यूस हो जाता है। मान लेते हैं कि दिल्ली में ही ऑफिस है, जैसे हमने माना था, मुंबई, पंजाब और चेन्नई, 3 ब्रांच हो गई। जुलाई में इन्होंने एक मार्केटिंग की सर्विस ली, उस पर इन्होंने आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स है वो पे कर दिया। वो आईटीसी इन्होंने सेम मंथ में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। अब हुआ ये कि भाई 2 महीने के बाद, क्योंकि ये जो मार्केटिंग की कंसल्टेंसी थी ये पूरे 1 साल के लिए थी, और 2 महीने के बाद हुआ ये कि इनको पसंद नहीं आई वो मार्केटिंग की कंसल्टेंसी, इनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। अब जो मार्केटिंग कंसल्टेंसी थी उसने जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट लिया था बाकी के 10 महीनों का, क्योंकि 2 महीने इन्होंने सर्विस दी, वो रिटर्न कर दिया। तो ऐसे में अब इनको अपना इनपुट टैक्स है वो भी रिटर्न करना पड़ेगा, तो दिल्ली वाले ऑफिस को रिटर्न करना पड़ेगा। तो दिल्ली वाला ऑफिस कैसे रिटर्न करेगा, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब इन्होंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया था उस टाइम पर आईएसडी इनवॉइस इशू किया था, अब इनको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, और ये वापस से जो ब्रांचेस होंगी ये दिल्ली वाले ऑफिस को वो आईटीसी ट्रांसफर कर देंगी, और इनकी अपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी जो भी इन्होंने क्लेम किया है। अगर कोई ब्रांच अनरजिस्टर्ड है, उसने तो क्लेम ही नहीं किया होगा, तो वो दिल्ली वाला ऑफिस उसको रिटर्न कर देगा, यानी कि वहां पर भी क्रेडिट नोट बनके वो जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो वापस ले लेगा और फिर यहां पर उसे रिवर्स कर देगा। अब आते हैं क्लॉज आई में। एनी एडिशनल अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट। अगर मान लेते हैं किसी वजह से ये मार्केटिंग की जो ये इनवॉइस था, इसी इनवॉइस में कोई वैल्यू एडिशन हो जाता है, मार्केटिंग के अलावा कोई और सर्विस भी आप ले रहे हैं और उसी इनवॉइस में अगर वैल्यू एडिशन होता है, तो ऐसे में अब आईटीसी हमने ज्यादा पे कर दिया आईएसडी ने, तो जब उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सेम इनवॉइस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट वो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो हम उस केस में डेबिट नोट बनाएंगे और डेबिट नोट के जरिए हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। और जिस मंथ में हम डेबिट नोट बनाएंगे उस मंथ की जीएसटीआर 6 में हम उसे मेंशन करेंगे। अब आते हैं क्लॉज जे में। एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट शैल बी अपॉर्शन्ड टू ईच रिसिपिएंट। उसी बेस पे वो रिवर्स होगा जिस बेस पे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उसी रेशो में। वहां पर हम दोबारा से टर्नओवर का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। into the same ratio in which ITC contained in the original invoice was distributed in terms of clause T shall be reduced, तो GSTR 6 के भी कम हो जाएगा और रिसिपिएंट की वो टैक्स लायबिलिटी में राइज हो जाएगा। ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब सबसेक्शन इसका जो सब रूल है, रूल 39 का सब रूल 2 ये कहता है if the amount of ITC distributed by an ISD is reduced later on for any other reason for any of the recipient including that it was distributed to a wrong recipient, अगर किसी को गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक थी, उस केस में भी वही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो हमने ऊपर किया। क्या प्रोसीजर था? क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा, जिसको भी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो उसकी टैक्स लायबिलिटी राइज हो जाएगी, क्योंकि उसने क्लेम कर लिया तो उसको रीपे करना पड़ेगा, और क्रेडिट नोट के जरिए उसे हम वापस से आईएसडी की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, और आईएसडी फिर उसे दोबारा से आईएसडी इनवॉइस इशू करके किसी नए जो भी नया रिसिपिएंट होगा जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब आता है सब रूल 3। सब्जेक्ट टू सब रूल 2, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शेल ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट स्पेसिफाइड इन, जो अभी वहां पर स्पेसिफाई है, to the recipient entitled to such credit and include the input service distribute credit note and input service distributor invoice in the form GSTR 6। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी वो क्रेडिट नोट बना रहा है वो उसे GSTR 6 के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये था ISD का पूरा कॉन्सेप्ट। ISD का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है,
जिस भी मंथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसी मंथ में जिस भी मंथ का इनपुट सर्विस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और सिर्फ इनपुट सर्विस ही हम यहाँ पर ले सकते हैं। गुड्स के ऊपर नहीं मिलेगा। आईएसडी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आईएसडी चाहे आईएसडी के तौर पे तो उसे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन वो नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पे भी रजिस्टर हो सकता है अगर उसकी लायबिलिटी अराइज होती है वॉलंटरी बेसिस पे। सो ये था आईएसडी का पूरा कॉन्सेप्ट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं @charteredwisdom@gmail.com। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे ज़रूर लाइक करें, व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, और अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं।